अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। फ़िनलैंड में मास्टर करने का क्या तरीक़ाकार है, वो कौन सा मेथड है जिससे आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकता है। और याद रखें कि फ़िनलैंड की वीज़ा रेशो मोर देन जो है वो 90% है। तो क्यों ना आप अपना मास्टर बजाय पाकिस्तान में इन यूनिवर्सिटीज़ के करने के, जहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत लो है, आप फ़िनलैंड को चूज़ करें। और वो भी ये जो नेक्स्ट इनटेक है जनवरी इनटेक 2024 के लिए, तो उसके लिए आपको कैसे वो सारा रोड मैप आपको कैसे समझना होगा, इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। वीडियो को मैंने इन सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है, ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं। हर सेक्शन के बारे में प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में जो है वो प्रोवाइड की है। और इस वीडियो को देखने के बाद एक बच्चा जिसको फ़िनलैंड के एजुकेशन सिस्टम के बारे में नहीं पता, वो भी जान जाएगा कि कैसे फ़िनलैंड में जो है वो मास्टर्स के लिए पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं और कौन सा वो रूट जो है वो यूज़ कर सकता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहले हम बात करें कि फ़िनलैंड में मास्टर करने के फ़ायदे क्या हैं। देखें, अगर फ़िनलैंड को आप देखें तो दुनिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम जो है वो फ़िनलैंड का है। दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है, बहुत खूबसूरत मुल्क है, नॉर्दर्न यूरोप में वाक़या है। आईटी के हवाले से इसकी पूरी दुनिया में जो है वो बहुत ज़्यादा इस कंट्री का रैंक है। अगर आप देखें, ये नोकिया जिसको जो ख़त्म हो गया था, ये भी फ़िनलैंड की कंपनी थी, आपके सामने नोकिया की पायदारी थी। इसके अलावा भी बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ आईटी की जो है वो फ़िनलैंड में उनके हेडक्वार्टर्स हैं। छोटा सा मुल्क है लेकिन लेक से भरा पड़ा है। जब भी आप थोड़े से गंदे होंगे, लेक में एक चुब्बी लगा लें तो आप बड़े फ्रेश हो जाएंगे। और इसके अलावा फ़िनलैंड में जो लिटरेसी रेट है, ये भी मोर देन 100% इनका लिटरेसी रेट है। लाइफ की क्वालिटी बहुत अच्छी है, फूड क्वालिटी बहुत अच्छी है, लिविंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है। फ़िनलैंड के बारे में आप जितनी भी कोई रिसर्च बंदा कर ले तो इनके जो है वो पॉजिटिव ही वहाँ पे जो है वो कमेंट्स मिलेंगे। तो इस कंट्री में आप जाने के फ़ायदा ये है कि जब आप वहाँ से डिग्री कर लेंगे तो उसके बाद आपकी जॉब और सेटलमेंट का पूरे यूरोप में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको जॉब भी ईज़िली मिल जाएंगी, रेलेवेंट जॉब मिलेंगी। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल रैंकिंग में बहुत अच्छी हैं, ठीक है। और वहाँ पे अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो ये एक बेस्ट डेस्टिनेशन है। जो आजकल हालात चल रहे हैं, यूके के स्टूडेंट जो है वो फ़िनलैंड की ट्राइयाँ कर रहे हैं, बाकी कंट्री से लोग फ़िनलैंड की तरफ जाना मूव करना चाह रहे हैं। तो 2024 में ये एक बेस्ट डेस्टिनेशन है। कंपोनेंट है कि फ़िनलैंड में एजुकेशन सिस्टम देखें 2 टाइप्स का है। एक इनकी यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज़ हैं, इसके अलावा दूसरी जो है वो इनकी फिनिश यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज़ वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे डिफरेंट अप्लाइड साइंसेज़ के सब्जेक्ट्स, जिसमें इंजीनियरिंग है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सोशल साइंसेज़ है, ह्यूमैनिटीज़ है। और इसके अलावा आईटी के सब्जेक्ट्स जो डायरेक्ट आपको डिग्री के बाद इस काबिल बनाते हैं कि आप जो है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी इंडस्ट्री में जो है वो जॉब कर सकें। फिनिश यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली रिसर्च ओरिएंटेड हैं। यहाँ पे बेहतरीन दुनिया की रिसर्च की जाती है। आप इसके बाद जो है वो अपना रिसर्च बेस्ड डिग्री की बेस पे आगे आप जॉब भी कर सकते हैं और डॉक्टरेट या पीएचडी के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। मोर देन 22 यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज हैं और 13 जो है वो फिनिश यूनिवर्सिटीज़ हैं। मोर देन 300 मास्टर्स के प्रोग्राम जो इंग्लिश में जो है वो फ़िनलैंड में ऑफ़र किए जा रहे हैं। फ़िनलैंड में जो एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन यूनिवर्सिटीज़ का, वो उसका 2 तरीक़ेकार है। उसमें एक ओपन रूट सिस्टम है और एक जॉइंट एप्लीकेशन सिस्टम है। हम इसको स्टेप वाइज अगर डिवाइड करें तो जो सबसे पहला स्टेप है वो आपकी डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन है। क्योंकि आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए आपकी प्रीवियस बैचलर, जो 4 ईयर्स का आपका बैचलर हो, ठीक है, या आपकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन जिसमें 2 साल का बैचलर, 2 साल का मास्टर, तो इनकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपकी एचईसी से और मोफा से अटैच्ड होने चाहिए। ये आपको एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। इसके अलावा एडमिशन के लिए आपके पासपोर्ट का स्कैन, ठीक है, आपकी वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर जो यूरोपियन साइज़ फॉर्मेट में आती है, ठीक है। इसके अलावा आपका रिकमेंडेशन लेटर्स जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ डिमांड करती हैं वो आपका होना चाहिए। आपके प्रीवियस टीचर से हो सकता है, आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर से हो सकता है। इसके अलावा आपका चाहिए आपका इंग्लिश के हवाले से टेस्ट। देखिए, फ़िनलैंड के हवाले से मैं हमेशा वीडियो में और वैसे भी पोस्ट करता हूँ कि फ़िनलैंड में विदाउट आइल्स की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आइल्स एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल टेस्ट है जो सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो दुनिया में उसको एक्सेप्ट करती हैं। तो बेहतर है कि आप आइल्स कर लें। आइल्स में आपका मिनिमम जो है वो 6.5 होना चाहिए और नॉट लेस दैन 5.5 इंटू ईच मॉड्यूल। ये हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आपका पीटी एकेडमिक भी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर रही हैं, टॉफल एक्सेप्ट कर रही हैं, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी की अपनी इंग्लिश एक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आपका कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अभी डुओलिंगो, जिसमें मोर देन आपके 180 पॉइंट्स हों, वो भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन वो कुछ गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ़िनलैंड के, जिसकी बेस्ड पे आपकी डेस्टिनी डिसाइड होगी, आपकी प्रोफाइल डिसाइड होगी, वो है आपका मोटिवेशनल कवर लेटर।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ़िनलैंड के हवाले से। देखें, जो आपकी एलिजिबिलिटी है फ़िनलैंड में एडमिशन्स में, उसमें 55% से ज़्यादा मार्क्स हों तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपकी बैचलर की आपकी सीजीपीए और आपकी परसेंटेज 2.3 सीजीपीए जो है वो राउंड अबाउट 55% बनता है, तो आप एलिजिबल हैं फ़िनलैंड में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए। लेकिन जब हम स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो उसमें 4 चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये बात, इस चीज़ को यहाँ पे नोट कर लें, ये मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ कि स्कॉलरशिप आपको 100% तक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है। 100% के स्कॉलरशिप का मतलब है कि आपकी ज़ीरो ट्यूशन फ़ीस, आपको कोई ख़र्चा नहीं होगा, ठीक है ना। सिवाय इसके कि जो सिर्फ आपके वीज़े के अखराजात होंगे, बाकी हर चीज़ आपको फ्री होगी। अब ये स्कॉलरशिप लेना कैसे है? स्कॉलरशिप लेने के लिए एक तो आपकी शक्ल अच्छी होनी चाहिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि फिर ही आप लगेंगे कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, या वहाँ पे आपने जाके सिर्फ जो है वो फूड डिलीवरी करनी है या व्हाटएवर। अब मेरी ज़रूरतों का वो मैं मूड में नहीं हूँ। तो शक्ल अच्छी होने के साथ साथ जो आपके करतूत है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी जो है वो आपकी सीजीपीए जो 55% से ज़्यादा हो, आपका आइल्स का स्कोर अगर वो 6.5 या 7.0 है, आपका मोटिवेशनल कवर लेटर। अब ये एक वो चीज़ है जिस पे बच्चे बहुत ज़्यादा मार खा लेते हैं और इसको सीरियस नहीं लेते, और ना ही कंसल्टेंट इस चीज़ पे ध्यान देते हैं। फ़िनलैंड के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट आपका मोटिवेशनल कवर लेटर। मोटिवेशन कवर लेटर में 4 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ के वाई फ़िनलैंड, आपने फ़िनलैंड को क्यों चूज़ किया। दूसरी चीज़, वाई दिस यूनिवर्सिटी। थर्ड चीज़, वाई दिस सब्जेक्ट। ठीक है, इन 3 चीज़ों को आपने लॉजिकली जस्टिफाई करना है। दिस सब्जेक्ट में ये होगा कि आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है उसके साथ आपका इस करंट जिसको आप सेलेक्ट करें उसका लिंक होना चाहिए। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका फ्यूचर क्या है इस सब्जेक्ट को, इसको करने के बाद आपको फ़ायदा क्या होगा। ये 4 चीज़ें आप अपने मोटिवेशन लेटर में इसको सिस्टमेटिकली और ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको जो है वो प्रेजेंट कर दें। सिंपल रीडेबल वे में हो, कोई लंबी चौड़ी कहानियाँ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लॉजिकल और टू दी पॉइंट आपकी बातें हो, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एक मोटिवेशनल कवर लेटर बनता है। इसके बारे में आप गूगल करें, रिसर्च करें, तो आपको पता चल जाएगा। ये वो चीज़ है जिसको मैं मेन कहता हूँ कि जो भी लायक बच्चे हैं, जब हमसे कंसल्टेंसी लेते हैं तो हम उसके लिए उनको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मेरा खुद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा अच्छा राइटिंग के हवाले से मेरा एक्सपीरियंस है। मेरी मोर दैन जो है 30 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं, यू कैन चेक माय राइटअप्स। तो उसमें हम जो है वो उस चीज़ को खास फोकस करते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसमें आपको जो है वो स्कॉलरशिप लेके जाना है। इसके अलावा आपके रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा आपका अगर यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है तो उसके हवाले से भी हम आपको प्रिपरेशन करवाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके स्कॉलरशिप के हवाले से। अब आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए, आपने ये चीज़ें ऑलरेडी रेडी कर ली। अब वो कौन सा टाइम है जिस पे जाके आप जो है वो फ़िनलैंड में एडमिशन्स के लिए अप्लाई करेंगे। देखिए, बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर कब है एडमिशन्स ओपन। मैं उनको कहता हूँ अभी से ओपन है। अभी से ओपन से मुराद ये है कि अभी से आप अपने डॉक्यूमेंट्स पहले रेडी करेंगे, उनको वेरीफाई करवाएंगे, अपनी हर चीज़ प्रॉपर रेडी करेंगे, तो जैसे ही एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होगा तो आप वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड कर सकते हैं। अब फ़िनलैंड में 2 तरह के जो है वो पोर्टल्स हैं, 2 तरह का एप्लीकेशन सिस्टम है मास्टर के लिए। एक है जॉइंट एप्लीकेशन सिस्टम और एक है ओपन रूट एप्लीकेशन सिस्टम। जॉइंट एप्लीकेशन सिस्टम की वेबसाइट ये डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ये एक बड़ी अच्छी ज़बरदस्त वेबसाइट है जिसमें बहुत ज़्यादा फ़िल्टर्स लगा के आप आगे सिलेक्शन कर सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, किस सिटी में इंग्लिश में ऑफ़र हो रहे हैं, कौन सी इनटेक आ रही है। ये सारा कुछ इस पर एक डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाऊँगा। अब जॉइंट एप्लीकेशन सिस्टम में आप 6 यूनिवर्सिटीज़ में अपनी एप्लीकेशंस जो है वो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से एक ही एप्लीकेशन है, मतलब आपका सारा डाटा एक एप्लीकेशन पे पोर्टल पे जो है वो अपलोड होगा और वहाँ से 6 यूनिवर्सिटीज़ में आपका अप्लाई हो जाएगा। ओपन रूट सिस्टम में आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन क्राइटेरिया, उसके अकॉर्डिंगली आपको अप्लाई करना होगा और फिर आपका एडमिशन होगा। ठीक है, हमने 2 चीज़ें कवर करनी है इस वीडियो में। पहले आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, दूसरा आपके एडमिशन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेट्स कौन सी हैं। देखें, जो बच्चे भी जनवरी इनटेक 2024 में फ़िनलैंड आना चाह रहे हैं, तो 4 सितंबर से इनके यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल ओपन हो रहे हैं और सिर्फ मास्टर्स में 2 सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑफ़र हो रहे हैं, और जो सोशल साइंसेज से रिलेटेड है उसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस है, और इसके अलावा भी एक सब्जेक्ट है जो हाइब्रिड प्रोग्राम है जिसमें IT वगैरह के कोर्सेज़ हैं। ये एक एप्लीकेशन राउंड है जो जनवरी इनटेक के लिए। अब जो मेजर इनका इनटेक का राउंड है वो दिसंबर में ओपन होगा, 1 दिसंबर से, और वो चलेगा जनवरी 14 जनवरी या 1 फरवरी तक। ये जनवरी दिसंबर से लेके फरवरी, दिसंबर और जनवरी, ये 2 मंथ्स जो है वो क्रिटिकल हैं जब आप फ़िनलैंड में अपनी मास्टर्स के लिए अप्लाई करेंगे। तो इनकी जो क्लासेस हैं वो अगस्त 2024 में स्टार्ट होंगी। उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है, आपको अपना आइल्स करना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं, आपको हर चीज़ करवाने हैं। जब आप अप्लाई कर देते हैं तो तकरीबन 2 to 3 मंथ्स बाद यूनिवर्सिटीज़ की मेरिट लिस्ट लगती हैं जहाँ पे आपका नाम आता है। उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यूज़ के लिए बुलाती हैं। उसी दौरान ही आपका जो है वो ये स्कॉलरशिप के हवाले से भी आपकी लिस्ट लगती है, उसमें आपका नाम आता है। उसमें वो डिसाइड करते हैं कि आपको 100% वेव ऑफ करना है, 80% वेव ऑफ करना है, या 70% वेव ऑफ करना है।
ये चीज़ें होंगी। जब आप इसके बाद आपका कंडीशनल ऑफर लेटर आता है। अगर आपका 100% स्कॉलरशिप है तो आपको कोई फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 30% या 40% स्कॉलरशिप है तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको पे करनी होती है। अब ये चीज़ें हो गई आपके एडमिशन के हवाले से। अब जो नेक्स्ट स्टेज है कि एडमिशन हो गया, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद आपने इसका जो है वो टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा बच्चे वीडियो देखने के बावजूद ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या पाकिस्तान में जो फ़िनलैंड की एम्बेसी है वो वर्किंग है या नहीं है। बहुत सारी ऐसे पे लोगों ने वीडियोस डाल दी थी, तो ये फेक इन्फॉर्मेशन है। पाकिस्तान में फ़िनलैंड की एम्बेसी अभी कोई भी स्टडी वीज़ा डील नहीं कर रही, सिर्फ विज़िट वीज़ा डील करती है, और वो भी नीदरलैंड की एम्बेसी फ़िनलैंड का विज़िट वीज़ा जो है वो डील कर रही है। स्टडी वीज़ा के लिए या टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट के लिए आपको अबू धाबी एम्बेसी में जाना पड़ता है, और उसके लिए आपको VFS की अपॉइंटमेंट पहले बुक करनी पड़ती है। वहाँ पे जाना पड़ता है, आपको फिजिकली जाना पड़ता है। अब एम्बेसी में जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें आपका पासपोर्ट चाहिए, उसमें आपका एडमिशन लेटर चाहिए, उसमें आपकी जो है वो पर्सनल बैंक स्टेटमेंट चाहिए। पर्सनल बैंक स्टेटमेंट से ये मुराद है कि कैंडिडेट के अकाउंट में मिनिमम 6,720, जो आप बढ़ के तकरीबन 7,400 यूरो हो चुके हैं, तो मैं कहता हूँ कि 8,000 यूरो की जो इक्वलेंट पाकिस्तानी अमाउंट है वो आपके अकाउंट में होना चाहिए उस दिन के रेट के हिसाब से। इसके अलावा आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है जो 1 साल की आपने जो है वो पे करनी है। इसके अलावा आपका FRC है। इसके अलावा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है। अब बैंक स्टेटमेंट के हवाले से कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि जब आपके अकाउंट में पर्सनल में होना चाहिए आपको, अगर आपका फादर पे कर रहा है या आपका कोई भाई है या कज़न है या रिश्तेदार है या दोस्त है, तो उसका एक स्पॉन्सरशिप एफिडेविट लगेगा कि ये मैं इसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ, मैंने। उसके अलावा उसके ट्रांसफ़र फंड्स की आपको जो है वो स्क्रीनशॉट लगाना होगा, उसकी रिसिप्ट लगानी होगी, आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट उसमें शो करनी होगी, अपने स्पॉन्सर की शो करनी होगी, और स्पॉन्सर का प्रूफ ऑफ फंड भी शो करना है। उसका FBR से टैक्स, उसका FBR से NTN रजिस्टर होना चाहिए। उसका उसने पैसे कहाँ से आया, इधर वो जॉब करता है, उसकी सैलरी स्लिप्स लगेंगी उसकी बैंक स्टेटमेंट के साथ, उसका बिजनेस है, उसका कोई बिजनेस अकाउंट लगेगा, कोई उसकी ट्रांजैक्शंस लगेंगी, उसका अगर उसने किसी चीज़ से फॉर एग्जांपल कोई प्लॉट सेल किया, कोई गाड़ी सेल किया, तो उसकी सेल रिसिप्ट लगेगी। तो ये प्रूफ ऑफ फंड्स फिनलैंड की एम्बेसी मांगती है। इस चीज़ को क्लियर कर ले बैंक स्टेटमेंट वाले सेक्शन को। उसके बाद आपने फिंगरप्रिंट्स वहाँ पे दे के आपका इंटरव्यू होकर आपने वापस आ जाना है। आप किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं, 1-2 माह में आपका डिसीजन आ जाएगा। TRP मोस्टली जो स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है तो 15 दिन में उनका डिसीजन आ जाता है। आपने वहाँ से या तो खुद जाके दोबारा अपना पासपोर्ट या TRP कार्ड कलेक्ट कर ले, या वहाँ पे आप उसको जो है वो DHL की फ़ीस उनको दें तो डायरेक्ट आपके होम एड्रेस पे आपका TRP कार्ड आ जाता है। ठीक है। नॉर्मली अगर अगस्त में क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं तो उससे 15 दिन पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे पहुँच जाते हैं फिनलैंड में। फिनलैंड में हर चीज़ जो है वो मैनेजेबल है। बाद में आप स्टूडेंट्स अपनी पार्ट टाइम वर्क से जो 20 आवर्स पर वीक उनको अलाउ है, अपनी रिमेनिंग फ़ीसें भी निकाल लेते हैं, अपना लिविंग एक्सपेंस भी पूरा कर लेते हैं। बड़े शहरों में बड़ी ईज़िली जॉब्स मिल जाती हैं, छोटे शहरों में भी जॉब्स मिल जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स कम गए होते हैं। तो वहाँ पे फिनलैंड में उनकी यंग जनरेशन सारी इंग्लिश बोल लेती है, लेकिन ओल्ड में हो सकता है कुछ लोग जो है वो फिनिश बोलें। ये पूरे यूरोप में लैंग्वेज बैरियर है। लेकिन जिस भी यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएँ, सबसे पहले वहाँ पे उनकी लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें, तो ये आपके लिए बेस्ट एक वे है। ठीक है। अब इस वीडियो में मैंने आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी कि फिनलैंड का क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद एडमिशन, उसके बाद जो है वो आपकी फ़ीस, उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेस, और उसके बाद जो है वो आपका वहाँ पे पहुँचना, और मुझे दुआएं देना कि जिसने ये वीडियो देख के अप्लाई किया था और उसने किया था। ठीक है। फिनलैंड के हवाले से आप कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं तो ये ऊपर हमारा स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। जो बच्चे IELTS वाले हैं, जिन्होंने कोई इंग्लिश टेस्ट दिया हुआ है, वही सिर्फ हमसे रब्ता करें। बाकी उसके अलावा वो हवा में तीर चलाने की कोशिश ना करें। हमारे बहुत सारे बच्चे तीर चलाते हैं, कर लूँगा, कर लिया है। ये जो गा वाला सेंटेंस है ना, इसको गा गा के आप लोग भी थक गए हैं और पाकिस्तान का हर बंदा थक गया है। ठीक है। और यार मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट ज़रूर पहना करें, ताकि बहुत मेहरबानी। बहुत ही फजूल कौम है, कोई इन्हों के साइड मिरर नहीं लगे, तुरे फिरे जाते जड़े ने सापर हुए सड़क पर जा रहे होंगे। तो अपनी मेहरबानी अपने पेरेंट्स का ख्याल करो, हेलमेट पहनया करो, अपने मोटरसाइकिल के साइड मिरर लगवाओ। यार खुदा का नाम है, ताड़ी कोई डेकोरेशन नहीं बदल लगी। तुसी मोटरसाइकिल बाज लेंदे, पहले ही वो मिरर लवा लेंदे। ये ताड़ी सोच है यार, कित्थों आ गए हैं तुसी ये लोग? अच्छा दसो मैनू। ठीक है। तो इसके हवाले से और वीडियोस मेरी इस चैनल पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है। तो उसको आप देखें, फिर आपको समझ लग जाएगी फिनलैंड कैसे आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।